आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी राजर्षि। गुजरपाड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव है। गांव में छोटी सी बस्ती है, ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। गांव के जमींदार का नाम था पीताम्बर राय। वे खुद को राजा कहा करते थे। गांव के लोग भी उनको राजा ही कहा करते थे। उसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा महल भी था, जिसे किसी ज़माने में त्रिपुरा के महाराजाओं ने तीर्थ नहाने के लिए बनवाया था। कई साल बीत गए, लेकिन कोई भी राजा उस महल में आकर नहीं ठहरा। उस किनारे से आने जाने वाले लोग उसे त्रिपुरा के राजाओं का महल कहा करते थे। एक दफ़ा भादवे के महीने में सारे गांव में खबर फैल गई कि इस बार त्रिपुरा के राजकुमार नदी किनारे वाले महल में रहने के लिए आ रहे हैं। गांव में हलचल मच गई। कुछ दिनों बाद अनेक पगड़ीधारी लोग आ पहुंचे। धूम सी मच गई। राजकुमार के रहने के लिए तैयारियां होने लगी। 7 दिन बाद गांव में हाथी घोड़ों का जुलूस आया। अनेक नौकर चाकर थे, कई तरह का सामान था। गांव वाले उस ठाट बाट को देखकर दंग रह गए। वे आज तक पीताम्बर राय को ही राजा समझते थे, लेकिन आज किसी को भी अपने राजा का ध्यान तक न था। राजकुमार का नाम नक्षत्र राय था। उसे देखकर सभी ने कहा, राजा तो वह है। पीताम्बर राय ने भी नक्षत्र राय को राजा माना और उसकी सेवा में लग गए। वे किसी न किसी तरह भेंट लेकर राजा के पास जा पहुंचते। जब कभी नक्षत्र राय हाथी पर सवार होकर बाहर निकलते तो पीताम्बर राय अपने गांव के लोगों के सामने पुकार पुकार कर कहते, राजा देखा है, वह देखो राजा है। धीरे धीरे जनता ने नक्षत्र राय को ही राजा मान लिया। पीताम्बर राय भी जनता में ही शामिल हो गए। रोजाना दिन में 3 बार नौबत बजने लगी। गांव की राहों पर हाथी और घोड़े चलने लगे। राजमहल के बाहर पहरेदार नंगी तलवार हाथ में लेकर खड़े रहने लगे। दुकानें लगने लगी। सारी जनता बेहद खुश थी। वे सभी अपने सारे दुख दर्द भूल गए थे। राजा नक्षत्र राय जनता से बेहद खुश थे। यहाँ के राजकाज में किसी तरह का झगड़ा झंझट नहीं था। दूर दूर से नाचने वालियों को बुलाया जाने लगा। नौकरों ने भी अपने नए नए नाम रख लिए। कोई अपने को मंत्री कहता तो कोई सेनापति। पीताम्बर राय ने भी अपना नाम दीवान जी रख लिया। राजा का बाकायदा दरबार जुड़ने लगा। एक दफ़ा नकुड़ ने शिकायत की कि माथुर ने मुझे कुत्ता कहकर बुलाया। बाकायदा सुनवाई हुई। आखिर फैसला सुनाया गया कि नकुड़ माथुर के 2 दफ़ा कान खींच दे। इस तरह दरबारी कामकाज चलने लगा। जानवरों की शादी के खेल होने लगे। एक दिन राजमहल में बिल्ली के बच्चे की शादी थी। हल्दी चढ़ाने आदि की सारी रिवाजें पूरी की गई। सांझ के वक्त सभी जगह रोशनी की गई। नौबत बजी, बारात रवाना हुई। दूल्हा पालकी में बैठा हुआ म्याऊं म्याऊं करता रहा। एक लड़का दूल्हे के साथ पालकी में बैठा हुआ था, जो हाथ में रस्सी थामे हुए था। रस्सी बिल्ली के बच्चे के गले में झूल रही थी। पुरोहित केनाराम थे, लेकिन राजा ने उसका नाम बदलकर रघुपति रख दिया था। वे इस नाम से बहुत डरते थे। बारात के दिन केनाराम उर्फ रघुपति गैर हाजिर था, क्योंकि उसके लड़के को तेज बुखार चढ़ गया था। राजा ने पूछा, रघुपति कहाँ है? नौकर ने कहा, उसके घर में कोई बीमार है। राजा ने तेज आवाज में कहा, उसे बुलाओ। नौकर दौड़ पड़ा। इस बीच नाच गाना होता रहा। कुछ देर बाद नौकर ने कहा, रघुपति आए हैं। नक्षत्र ने रोष के साथ कहा, बुलाओ। पुरोहित को देखते ही नक्षत्र राय का गुस्सा ठंडा हो गया। माथे पर पसीना आ गया। गाना बजाना एकदम बंद हो गया। रघुपति राजा
के सामने छाती फुलाकर खड़े हो गए थे और बोले, नक्षत्र राय। नक्षत्र राय चुप रहे। रघुपति बोले, तुमने रघुपति को बुलाया है? लो मैं आ गया। रघुपति बोले, उठ जाओ। नक्षत्र राय धीरे धीरे उठकर दरबार से चलने लगे। बिल्ली के बच्चे के ब्याह का कार्यक्रम रुक गया। रघुपति ने राजा से कहा, वह सब क्या हो रहा है? राजा ने सिर झुकाकर कहा, नाच हो रहा था। रघुपति ने कहा, छी छी, कल यहाँ से रवाना होना है। तुम राजघराने में जन्मे हो, तुम्हारे सभी पुरखों ने राज ही किया है और तुम हो कि इस जंगली गांव में गीदड़ की तरह राजा बने बैठे हो। राजा ने कहा, दीवान जी से पूछ लेते, मेरे ये सामान भी। रघुपति ने कहा, नहीं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। रुपए पैसे भी मेरे पास हैं। आज सो जाओ, कल सवेरे ही रवाना होना है। राजा का जवाब सुने बिना ही रघुपति वहां से चले गए। दूसरे दिन नक्षत्र राय ने रघुपति से कहा, ठाकुर, मुझे माफ़ कर दो, मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मैं यहीं ठीक हूँ। रघुपति ने टेढ़ी निगाह से देखा। नक्षत्र राय ने कहा, मैं भैया के खिलाफ किसी चक्र को नहीं चलाऊंगा, वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। रघुपति ने कहा, वाह रे प्यार, तुम्हें राज्य से भगा दिया और युवराज पद पर ध्रुव को बिठा दिया, नादान कहीं के। नक्षत्र राय ने कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? रघुपति बोले, उसी उपाय की तो बात हो रही है, मेरे साथ चलो। नक्षत्र राय ने दीवान जी को अपने साथ ले चलना चाहा, लेकिन रघुपति ने एक भी न सुनी। नाव तैयार थी। नदी के किनारे नक्षत्र राय ने कहा, पीताम्बर कंधे पर अंगोछा डाले नहाने आ रहा है। पीताम्बर ने महाराज की जय जयकार करते हुए कहा, कल कोई पाजी आदम का, जिसने विघ्न कर दिया। रघुपति ने कहा, वह पाजी मैं ही हूँ। पीताम्बर हंस पड़े। उससे पूछा, महाराजा, इतने सवेरे सवेरे नदी किनारे कैसे? नक्षत्र राय ने धीमे से कहा, मैं चला दीवान जी, दूर, बहुत दूर जा रहा हूँ। पीताम्बर बोले, बहुत दूर? तो क्या शिकार के लिए जा रहे हैं? रघुपति ने कहा, वक्त निकलता जा रहा है, नाव में बैठ जाएं। पीताम्बर ने रोष के साथ कहा, तुम कौन हो? हमारे महाराज पर हुक्म चलाने आए हो? नक्षत्र राय परेशान हो उठे। पीताम्बर से बोले, ये हमारे गुरु ठाकुर हैं। पीताम्बर भभक उठे, होंगे गुरु ठाकुर, इस तरह क्या करते हैं? रघुपति ने फिर कहा, वक्त बेकार बर्बाद हो रहा है, फिर मैं तो चला। पीताम्बर ने कहा, जो हुक्म, देर करने से क्या ही फायदा, आप पधारे, महाराज को लेकर मैं महल में जा रहा हूँ। पीताम्बर ने कहा, फिर तो मैं भी चला, अपने लोग बाग अपने साथ ले लें, राजा जाएंगे तो साथ साथ दीवान भी कैसे नहीं जाएंगे। रघुपति ने कहा, साथ कोई नहीं जाएगा। पीताम्बर बोले, देखो ठाकुर, तुम। नक्षत्र राय ने हड़बड़ाकर कहा, दीवान जी, मैं जाता हूँ, देर हो रही है। पीताम्बर दुखी हो गए और नक्षत्र का हाथ पकड़कर बोले, देखो, मैं तुम्हें राजा कहता हूँ, लेकिन अपने लड़के की तरह प्यार करता हूँ। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है। तुम जा रहे हो, जाओ, लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि कहीं भी जाओ, मेरे मरने के पहले एक दफ़ा लौटकर ज़रूर आना। मेरी अब तक की एक ही इच्छा रही है कि मैं अपने हाथों से अपना सारा राजपाट तुम्हारे हाथ में सौंप जाऊं। नक्षत्र राय और रघुपति नाव पर सवार हो दक्षिण की ओर चले गए। पीताम्बर नहाना धोना भूल गए। गुजरपाड़ा सूना हो गया। सारा शहर फिर से उजड़ गया। केवल नदी की धारा बह रही थी। तो यह थी आज की कहानी राजर्षि। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।